मेहरा इंडस्ट्रीज। केविन और रूही केविन की कार से साथ में ही उसके ऑफिस पहुंचे। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। रूही लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। तो वहीं केविन अपने फोन में लगा हुआ था। वो शायद किसी से फोन पर ही चैट कर रहा था और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। जब ड्राइवर ने उनकी कार को ऑफिस के गेट के अंदर दाखिल कर उस बड़ी सी ग्लास की इमारत के सामने रोकी कि तुरंत ही केविन का गार्ड उनके पास आ गया और उनकी कार की पिछली साइड का डोर को ओपन किया, जिसमें से बड़े ही एटीट्यूड और स्टाइल से केविन अपने कोट के बटन लगाते हुए बाहर निकला। वहीं रूही ने अपने हाथ में अपनी फाइल ली और इससे पहले कि वो अपने साइड का डोर ओपन करके बाहर निकले कि तभी केविन ने उसके पास आकर उसकी साइड के डोर को उसके लिए खोल दिया। ये देख रूही चौंक गई, लेकिन जल्दी ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर दिया और धीरे से कार से बाहर निकल गई। केविन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऑफिस के अंदर को और के जाने लगा। ये देख कि केविन ने उसका हाथ पकड़ा है, रूही दोबारा चौंक गई और घबराते हुए पहले अपने आसपास देखा। जब वो श्योर हो गई कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, तब वो थोड़ा नॉर्मल हुई और केविन को घूर कर देखते हुए अपनी जगह पर रुक गई। तो केविन भी चलते चलते रुक गया और उसकी तरफ पलट कर देखने लगा। रूही चिढ़कर उस पर गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या हरकत है केविन? हम तुम्हारे घर में या किसी लव गार्डन में नहीं है जहां तुम मेरा हाथ पकड़कर वॉक के लिए निकले हो। ये तुम्हारा ऑफिस है। अगर गलती से भी किसी एम्प्लॉय ने हमें उस तरह देख लिया होता तो क्या सोचते वो हमारे बारे में? और तुम तो उस कंपनी के बॉस हो, इसीलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लोग मुझे गलत समझेंगे, जो मैं हरगिज भी। इससे पहले कि रूही अपनी बात पूरी कर पाती, केविन उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने से चिपका लेता है और धीरे से रूही के चेहरे के करीब अपने होंठों को ले जाकर कहता है, भला तुम्हें कब से लोगों से फर्क पड़ने लगा? वो तुम ही थी ना जो हमेशा कहती थी कि लोगों को बस अपने मनोरंजन के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है, जिन्हें वो अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाकर यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। उससे किसी की लाइफ, किसी के करियर पर क्या असर पड़ सकता है। उन्हें उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस गॉसिप करना आता है। बाकी चीजों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? बल्कि हम वो ही करना चाहिए जो हमारा दिल हमें करने को कहता है। और मैं भी तो वो ही कर रहा हूं ना स्वीट हार्ट, यानी इनडायरेक्टली मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर ही तो चल रहा हूं। केविन ने बड़े प्यार से अपने दूसरे हाथ से रूही के गाल को सहलाते हुए कहा। रूही तो हैरानी में आंखें फाड़े केविन को देखती ही रह गई। केविन अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, अब चलो जल्दी अंदर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अब ये इंसान कौन सा बम मेरे सर पर फोड़ने वाला है? एक तो आज ये मुझे शौक पे शौक दिए जा रहा है, ऊपर से अब ये सरप्राइज। सीरियसली मुझे ओ दी दिन इन आदमी के चक्कर में हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रूही मन ही मन ये सब सोच रही थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब केविन उसे ऑफिस के अंदर लेकर आ गया। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके कानों में क्लैपिंग की आवाज गूंज उठी। उसने हैरानी से अपने चारों ओर देखा तो ऑफिस का पूरा स्टाफ वहां मौजूद था और वो लोग उन्हें देखकर खुशी से चहकते हुए तालियां बजा रहे थे। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो बस हैरानी और कंफ्यूजन में अपने आसपास देखे जा रही थी। तभी केविन ने सबको देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आप सब इन्हें तो जानते ही होंगे। केविन ने रूही की तरफ देखते हुए अपने स्टाफ से कहा। वो आगे बोला, लेकिन फिर भी मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मीट माई वाइफ मिसेज रूही केविन मेहरा, और मेहरा इंडस्ट्रीज की 50% शेयर की मालकिन भी। अब से ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी ही मेरी वाइफ रूही मेहरा को भी है। वो भी अब से इस कंपनी की 50% शेयर की पार्टनर है। उद्धरण चिन्ह। सब लोग ये सुन फिर से वलेपिंग करने लगे। तब जाकर रूही होश में आई, वरना केविन की बातें सुनकर तो उसे सदमा ही लग गया था। कहाँ वो यहाँ एक एम्प्लॉय की तरफ काम करने आई थी और अब उसी जगह की आधी मालकिन बन चुकी थी। वो केविन से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन तभी वहां के स्टाफ में से दो लोग एक बहुत ही बड़ा चॉकलेटी केक लेकर आ गए और सारे स्टाफ ने उन दोनों को साथ में केक कटिंग करने के लिए फोर्स किया। उन दोनों ने सबका दिल रखने के लिए वो केक साथ में काटा और केविन ने अपने असिस्टेंट को रूही का केबिन बताने को कहा। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, रूही ने केविन को देखते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए कहा और सबकी ओर देखते हुए उनके लिए इतना कुछ करने के लिए सबको पोलाइटली थैंक्स कहा। फिर वो उस असिस्टेंट के साथ चली गई और केविन भी अपने केबिन में चला गया होगा। वहीं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में लंच में अभी काफी वक्त था। परिधि और परी ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो परिधि को एक आइडिया आया और उसने उस बारे में रियांश से बात की, तो उसने भी उसे शॉपिंग करने की परमिशन दे दी।
क्योंकि वो दोनों जिस मॉल में जाने वाले थे वो कंपनी के पास ही था। तो परिधि परी को लेकर शॉपिंग करने चली गई। उसके साथ ऑफिस की एक फीमेल स्टाफ भी थी, क्योंकि रियांश को पता था कि उसकी बीवी कभी कभार बच्चों वाली हरकतें करती थी। उसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर बैठे। पहले तो परिधि ने इस बात के किए विरोध किया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसकी बात पर मान गई और वो तीनों शॉपिंग करने चली गई। परिधि के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के गेट के अंदर एक साथ 3 ब्लैक कारें एंटर हुई। 2 कार में से ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और बीच वाली ब्लैक कार के सामने जाकर पीछे की सीट का दरवाजा खोला। उसके अंदर से एक आदमी ब्लैक 3 पीस सूट पहने बाहर निकला और कंपनी के अंदर बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी अंदर चले गए। अपने आदमियों को गेट के एंट्रेंस के पास ही खड़े रहना का बोल वो खुद रिसेप्शनिस्ट के पास गया और अपना नाम बताकर रियांश से मिलने की बात कही। रिसेप्शनिस्ट उस शख्स के पास कोई अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से वो उसे अपने बॉस के केबिन में नहीं भेज सकती थी, इसीलिए उसने नितिन को कॉल किया, जो कि रियांश का दूसरा असिस्टेंट था। जब उसने रिसेप्शनिस्ट के मुंह से उस शख्स का नाम सुना तो वो तुरंत बिना एक भी पल गवाए अपने केबिन से लगभग भागता हुआ नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास आया और जब उसने उस शख्स को देखा तो उसने रिस्पेक्टफुली उसका अभिवादन किया और उसे रियांश के केबिन के बाहर छोड़कर वहां से अपने केबिन में चला गया। जब उस शख्स ने बिना नोक किए केबिन में एंटर हुआ तो रियांश ने भी बिना उसकी ओर देखे बोला, तो तुम फाइनली आ ही गए। उद्धरण चिन्ह, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उस शख्स ने एक छोटी सी स्माइल देते हुए रियांश से कहा। रियांश ने अपनी फाइल्स को अपने डेस्क पर रखकर अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपनी जगह से उठा और उस शख्स के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। उस शख्स ने भी स्माइल करते हुए रियांश को बैकहक किया। थैंक गॉड कि तेरी याददाश्त वापस आ गई, वरना मुझे तो ये लगा था कि कहीं तू आमिर खान की तरफ गजनी ना बन जाए। वो शख्स रियांश से अलग होते हुए बोला और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे अपने उस पर हंसता देख रियांश ने गुस्से में आकर उसके पेट पर एक मुक्का मार दिया। आउच! वो शख्स चिल्लाया और अपने पेट पर हाथ रख दर्द से तड़पते हुए रियांश से बोला, साले कमीने, इतनी जोर से कौन मारता है? तुझे हाय लगेगी मेरी, साले जहन्नुम में जाएगा तू, मॉन्स्टर कहीं का। रियांश उसकी ओवर एक्टिंग देखकर चिढ़ उठा और उसे धमकी देते हुए बोला, ज्यादा ड्रामा मत कर वरना इस बार निशाना तेरा पेट नहीं बल्कि तेरा हैंडसम सा दिखने वाला चेहरा होगा, जिसे मैं किसी फुटबॉल की तरह बना दूंगा। और फिर अपनी उजड़ी हुई शकल ले जाकर अपनी बीवी शालू को दिखाना, जरा उसे भी तो पता चले कि उसका पति पीटने के बाद आखिर कैसा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रियांश राघव पर हंसने लगा। वहीं राघव ने उसकी बात सुन अपना मुंह बना लिया और जाकर सोफे पर पसर गया। ये और कोई नहीं बल्कि राघव रायजादा था। रियांश की याददाश्त जैसे ही वापस आई उसे सबसे पहले राघव का ही ख्याल आया और उसने उसे कॉल करके दिल्ली से मुंबई बुला लिया। वैसे तो रियांश की याददाश्त जाने के बाद राघव अक्सर रियांश और केविन से फोन पर बात कर लिया करता था, लेकिन कभी भी उसने उन्हें ये शक तक नहीं होने दिया था कि वो रियांश के पास्ट के बारे में कुछ भी जानता था। राघव और रियांश की फैमिली चाहती थी कि वो दोनों ही आर्मी ट्रेनिंग ले और यदि दौरान वो दोनों मिले थे और तब से ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन रियांश को अपना फैमिली बिजनेस भी संभालना था, इसीलिए उसे बीच में ही आर्मी छोड़नी पड़ी। वहीं राघव का भी फैमिली बिजनेस था, लेकिन उसे उसका छोटा भाई रिधान रायजादा संभालता था। लेकिन जब राघव को अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज मिली तो वो सब कुछ छोड़कर अपने छोटे भाई के पास वापस लौट गया। लेकिन उसका बिजनेस में खास इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो रियांश के लिए काम करने लगा। वो रियांश को जानता था कि भले ही उसका नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी काफी पॉपुलर था और यहाँ तक कि वहां के लोग भी उसके नाम से डरते थे, लेकिन फिर भी कभी रियांश ने कोई गलत काम नहीं किया था। उसने हमेशा से सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में ही सोचा था। और उसके दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि आज उसकी कंपनी एशिया की टॉप कंपनियों में से एक थी। जब रियांश की याददाश्त चली गई थी तब राघव शालू को लेकर अपने पुश्तैनी घर जो कि दिल्ली में था उसे वहां ले गया और फैमिली बिजनेस में अपने छोटे भाई की हेल्प करने लगा। लेकिन कुछ वक्त बाद जब उसके छोटे भाई की शादी हो गई तब वो अपनी वाइफ के साथ अब्रॉड में शिफ्ट हो गया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और अपने फैमिली बिजनेस का मालिकाना हक उसने अपने बड़े भाई राघव को सौंप दिया। राघव ने भी उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था और फिलहाल वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ दिल्ली में रहता था। लेकिन रियांश के उसे मुंबई बुलाने पर उसने मुंबई में भी अपना खुद का एक विला खरीद लिया और अपनी वाइफ और बेटे के साथ यहां शिफ्ट हो गया और जल्द ही वो अपने बिजनेस को भी मुंबई में सेटअप कर लेगा। कोष्टक। रियांश भी उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी रियांश के केबिन का डोर नॉक हुआ। रियांश ने कम इन कहा तो रियांश का दूसरा असिस्टेंट वैभव एक प्यून के साथ अंदर एंटर हुआ।
उन्होंने उन दोनों को ग्रिट किया और उनके हाथों में जो खाने पीने की चीजें मौजूद थी वो सब कुछ उन्होंने कॉफी टेबल पर रख दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राघव ने अपनी कॉफी का मग उठाया और उसका एक सिप लेते हुए रियांश को देखा, जो चुपचाप अपनी कॉफी के मग को घूरते हुए देखे जा रहा था। उसे ऐसा करता देख राघव चिढ़ गया और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे तंज कसते हुए बोला, तेरा उस कॉफी के मग को घूर घूर कर देखते हुए ही उसमें छेद करने का इरादा है क्या? इतना भी उसे मत घूर कि बेचारा शर्म के मारे टूट ही जाए। उद्धरण चिन्ह। राघव की आवाज से रियांश अपने सेंस में वापस आया और अपने सीरियस एक्सप्रेशन से उसकी ओर घूरते हुए देखने लगा। उसे इतना सीरियस होता देख राघव भी सोफे पर सीधा होकर बैठ गया और अब वो भी सीरियस होकर बोला, तो अब बता कि तूने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? बिकॉज मैं तुझे इतना तो जानता हूँ कि तू बिना किसी ठोस वजह के मुझे यहाँ नहीं बुलाएगा, तो अब बता कि क्या बात है? और 5 साल पहले तेरे और परिधि के साथ क्या हुआ था? वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मुझे वो सब कुछ जानना है जो अब तक तेरी लाइफ में हुआ है। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुन रियांश ने एक आह भरी और उसे शुरू से सब कुछ बताने लगा। मेहरा इंडस्ट्रीज। अचानक ही केविन के ऑफिस का दरवाजा बिना नॉक किए हुए जोर से खुल गया और रूही गुस्से से तमतमाते हुए अंदर आ गई और अपने दोनों हाथ केविन के ग्लास टेबल पर जोर से मारते हुए गुस्से से बोली, बाहर जो कुछ घंटे पहले तुमने किया उसका क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह। रूही का सवाल सुन केविन ने एक नजर उसे देखा। रूहियों ने आज फॉर्मल कपड़े पहने थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और वापस से अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ा ली और काम करने लगा। उसने ऐसे रिएक्ट किया था जैसी कि रूही वहां हो ही ना। ये देख रूही को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और केविन से आगे बोली, मैं यहाँ जॉब करने आई थी ना कि यहाँ की मालकिन बनने। फिर तुमने ये क्यों किया? क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ सबके सामने मुझे अपनी वाइफ के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाने की? वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी ना, ताकि तुम अपने गिल्ट को थोड़ा बहुत कम कर सको। उद्धरण चिन्ह। केविन जो कब से रूही की बकवास सुन रहा था, लेकिन जब उसने उनकी शादी को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कही तो ये सुनते ही केविन को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन वो फिर भी शांत रहते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। पर अब रूही की बातें उसके बर्दाश्त के बाहर जा रही थी। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और उसने अपने कदम रूही की ओर बढ़ा दिया। रूही ये देख घबरा गई और वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर लेने लगी, लेकिन वो जैसे जैसे अपने कदम पीछे ले रही थी वैसे वैसे केविन उसकी ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। रूही पीछे पीछे होते हुए केविन के ग्लास टेबल से टकरा गई। अब वहां से और पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। ये देख रूही के हाथ पैर कांपने लगे थे। केविन बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसे इस तरह उससे डरता देख उसका मूड काफी अच्छा हो गया। वो अपने मुंह को उसके कान के पास जाकर धीरे से अपनी सेक्सी वॉइस में बोला, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं हमारी शादी को सीरियसली नहीं ले रहा, तो क्यों ना मैं तुम्हें आज इस बात को साबित करके दिखा दूं कि मैं तुम्हें लेकर, हमारे रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हूं। कहते हुए केविन ने रूही के कान को अपने दांतों के बीच लिया और उसे बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत पर रूही के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने अपने आंखें कसकर बंद कर ली और हल्की ही सही लेकिन उसके मुंह से एक आह निकल गई। रूही की हल्की सी भी कराह ने केविन को एक्साइटेड होने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने एक हाथ से रूही की पतली सी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने और करीब कर अपनी बॉडी से पूरी तरह सटाकर उसके उसी कान को सक करने लगा। रूही की तो मानो सांसें थमने को हो गई थी। उसकी बॉडी में उसे कंपन महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी फास्ट चल रही थी कि उसे लगा मानो अगले ही पल उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उसके कान और उसके आसपास का हिस्सा केविन के उस तरह से बाइट और सक करने से लाल हो चुका था। जब केविन ने ये चीज नोटिस की कि रूही उसके छूने से रिएक्ट कर रही है, तो उसने उससे कान को सक करना छोड़ उससे थोड़ा सा दूर हुआ और उसे ध्यान से देखने लगा। रूही ने अपनी आंखें जसकर बंद रखी थी। उसका शर्म से भरा लाल चेहरा, उसके कान और उसके कान के नीचे का हिस्सा भी लाल हो रखा था। ये देख उसके चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं जब रूही को केविन की गर्म सांसें अपने कान से लेकर गर्दन पर महसूस नहीं हुई, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी नजर एक पल के लिए सीधे केविन से जा मिली, जो उसे ही बड़े प्यार से देखे जा रहा था। केविन को इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर रूही का चेहरा और लाल हो गया। उसे देख ऐसा लगा रहा था जैसे अभी ही उसके चेहरे से खून निकलने लगेगा। वो ब्लश कर रही थी, शर्मा रही थी। वो अब और एक सेकंड भी केविन की वो इंटेंस नजरें अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने खुद को बेहकने से रोक लिया और खुद के इमोशंस कंट्रोल कर केविन को परी ताकत से पीछे की ओर धक्का मारा। केविन इस चीज के लिए रेडी नहीं था, जिस वजह से वो रूही से 2 कदम दूर हो गया, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाई।
और ना ही उसका उसे खुद से दूर करना उसे बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि रूही ने ऐसा क्यों किया। जैसे ही केविन 2 कदम पीछे हुआ, रूही अपनी घबराहट और बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को संभाल जल्दी हल्दी बोलते हुए कहा, वो मुझे अभी याद आया, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पर तुम्हारे असिस्टेंट से बात करनी है, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से ऑफिस के डोर की ओर बढ़ गई और फिर उसे ओपन करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी उसका हाथ कांप रहा था। फिर भी उसने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं खुला। उसने 1-2 बार और खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उससे वो डोर खुल ही नहीं रहा था। जब बार बार खोलने के बाद भी रूही से ऑफिस का डोर नहीं खुला, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे लॉक किया गया है। उसने चिढ़ते हुए पीछे की तरफ देखा, जहां केविन अपने ग्लास टेबल से टिककर खड़ा था। उसके दोनों हाथ अपने पेट की जेब में थे और वो उसे ही चिढ़ाने वाली स्माइल देकर देखे जा रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। रूही गुस्से से उसकी तरफ आई और बोली, अभी के अभी उस डोर को खोलो, मुझे मेरे केबिन में वापस जाना है। उद्धरण चिन्ह। केविन ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी पतली सी कमर को पकड़कर एक झटके में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस तरह खुद को खींचे जाने पर रूही केविन की तरफ अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, केविन ने अपने चेहरे को उसके चेहरे के और करीब कर उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी की याददाश्त इतनी कमजोर है। उद्धरण चिन्ह। रूही कंफ्यूज होकर, मतलब ये कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे लिए तुम कितनी मायने रखती हो। कहते हुए केविन ने अपने ठंडे होंठ रूही के नरम गुलाबी होंठों पर रख उसे बड़े प्यार से चूमने लगा। रूही एक बार फिर शॉक्ड हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके केविन को देखने में बिजी थी। जब केविन को लगा कि रूही ने अभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की है और ना ही वो उसे कोई रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसने अपने होंठों को बेमन से रूही के होंठों से थोड़ा सा दूर किया और उसकी आंखों में इंटेंशनली देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में धीरे से बोला, अपनी आंखें बंद करो रूह एंड फील दिस मोमेंट। कहते हुए बिना रूही की बात सुने उसने वापस से अपने होंठों को रूही के गुलाबी होंठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। वहीं रूही को जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, वैसे ही वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह केविन की बात मानते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। केविन एक हाथ से रूही की कमर को प्यार से सहला रहा था, तो अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को बालों सहित पकड़ रखा था। केविन की वो सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे और इंटेंस होती जा रही थी। रूही को भी पता नहीं चला कि कब वो भी केविन की किस का रिस्पॉन्स देने लगी थी। उसने धीरे से अपनी दोनों बाहें केविन के चेस्ट से होते हुए उसके कंधे से लेकर उसकी गर्दन की चारों ओर लपेट ली। वहीं केविन ने भी उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया। उन दोनों की किस अब और डीप पैशनेट होती जा रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरफ चूम रहे थे। रूही के होंठों को बेतहाशा चूमते हुए ही केविन ने रूही को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने ऑफिस में बने एक आलीशान रूम में ले गया। वहीं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रियांश की सारी बातें सुनने के बाद राघव कुछ सोचते हुए बोला, तेरी बातें सुनने के बाद मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि परिधि तेरे बारे में, तुम दोनों के बच्चे के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। अगर उसे तेरे बारे में या फिर तुम दोनों के बच्चे के बारे कुछ भी पता होता, तो वो जब तुमसे 5 साल बाद मिली तो वो तुझसे अजनबियों की तरह बर्ताव नहीं करती। और एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि तुम दोनों की लव स्टोरी की विलेन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही मदर इन लॉ यानी तेरी सासू मां है। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने राघव को सब कुछ बताया था, सिवाय इसके कि 5 साल पहले जब वो परिधि को आखिरी बार देख रहा था, तब उसने उसके अंदर से किसी तेज रोशनी को बाहर निकलते हुए देखा था और खुद उसके पास भी कुछ शक्तियां हैं, जिसके बारे में भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, राघव को भी नहीं। रियांश राघव की बात सुन हाँ में अपना सर हिलाता है। ये बात उसे भी समझ में आ गई थी और यही तो रीजन था जिसके कारण वो परिधि को एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर जाने देना नहीं चाहता था। उसके मन में अब परिधि को खोने का डर बैठ चुका था, जिसे वो चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। राघव आगे बोला, आई नो कि तू अब परिधि को दूसरी बार नहीं खोना चाहते और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जिसके बारे में तू ऑलरेडी जानता है और मुझे तुझे उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम। रियांश उसकी बातें सुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर और किसी ना किसी टॉपिक पर बात करते रहे। रूही के होंठों को बेतहाशा चूमते हुए ही केविन ने रूही को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने ऑफिस में बने एक आलीशान रूम में ले गया और उसे ऐसे ही बेड पर लेटा दिया और खुद भी बिना अपनी किस को ब्रेक किए उसके ऊपर आ गया। रूही के होंठों को चूमते हुए ही केविन ने अपने दूसरे हाथ से उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने धीरे धीरे उसके शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसकी ब्रेस्ट को केविन अपने हाथ से सहलाने लगा।
रूही उसके हर एक टच से जैसे मोम की तरह पिघल रही थी। उसने अपने आप को पूरी तरह से केविन सौंप दिया था। वो जो चाहे उसके साथ वो उसे करने दे रही थी। केविन के हाथ रूही के ब्रेस्ट पर कसते जा रहे थे। अब वो उसे धीरे धीरे प्रेस करने लगा था, जिससे रूही का मुंह करहाने की वजह से हल्का सा खुल गया। और इसी बात का फायदा उठाते हुए केविन ने अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर एंटर कर दिया और उसे और भी पैशन के साथ उसे किस करने लगा। उन दोनों की ही जीभ आपस में ही टकरा रही थी। केविन रूही के मुंह का स्वाद तब तक लेता रहा जब तक कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी। केविन धीरे से रूही से अलग हुआ और उसने अपने सिर को रूही के सिर से जोड़ लिया। दोनों ही हाफ रहे थे। रूही का चेहरा फिलहाल किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रखा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसकी ब्रेस्ट अनजाने में ही केविन के चेस्ट से टच हो रही थी, जिससे वो अपना कंट्रोल खिता जा रहा था। लेकिन उसे अभी अपने आप को संभाला होगा जब तक कि वो रूही के सवालों के जवाब उसे ना दे दे। केविन धीरे से रूही से अलग हुआ और उसकी और इंटेंस नजरों से देखने लगा। जब रूही थोड़ी नॉर्मल हुई तब उसकी नजरें केविन की इंटेंस नजरों से मिली। वो उसे है देखे हा रहा था। रूही को समझ नहीं आया कि केविन उनके उन हसीन पलों के बीच क्यों रुक गया। उसने तो खुद ही उसे अपने करीब आने दिया था, फिर अब वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। रूही ये सब सोच रही थी कि तभी उसके कानों में केविन की अट्रैक्टिव वॉइस पड़ी। केविन ने अपने एक हाथ को रूही के गाल पर रखा और उसे अपनी उंगलियों से सहलाते हुए रूही का आंखों में इंटेंसली देखते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए थे ना। तुम्हें ये जानना था ना कि मैंने क्यों तुम्हें यहाँ एस एम्प्लॉय ना रखते हुए सीधे तुम्हें यहाँ की ऑनर डिक्लेयर कर दिया। क्यों मैंने तुम्हें सबके सामने अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो इसलिए क्योंकि जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी तो है ना। आखिरकार तुम मिसेज रूही केविन मेहरा जो हो। मेरी हर एक चीज पर, यहाँ तक कि मेरी हर एक सांस पर, मेरी हर एक दिल की धड़कन पर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है और रहेगा। और रही बात तुम्हें सबके सामने मिसेज रूही केविन मेहरा के तौर पर इंट्रोड्यूस कराने की, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऑफिस का कोई भी मेल एम्प्लॉय तुम्हें उस नजर से देखे, तुम्हें पाने के सपने संजोए, तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो रूह, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दी, ताकि कोई भी तुम्हारे पास आने से पहले 1000 बार सोचे, ये सोचे कि तुम किसकी पत्नी हो। कहते हुए उसे अचानक ही नील का ख्याल आ गया कि कैसे वो उसकी बीवी से बार बार चिपक जाता है। ये याद आते ही उसे बहुत जेलसी फील होती है और गुस्सा भी आने लगता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से रूही की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में समाने लगता है। वही रूही के तो आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन इस बार के आंसू दर्द या तकलीफ के नहीं बल्कि खुशी के थे। जो प्यार, जो परवाह वो हमेशा से केविन की आंखों में अपने लिए देखना चाहती थी, वो आज फाइनली उसे उसकी आंखों में दिखाई दिया था। आज वो सच में बहुत बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दुनिया जहां की खुशियां मिल गई हो। वही केविन अब धीरे धीरे रूही की गर्दन को चूम रहा था। उसके होंठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते ही रूही की बॉडी में फिर से एक कंपन सी पैदा होने लगी थी और उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ रही थी। केविन उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन तक पहुंच गया और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। केविन का दूसरा हाथ अपने आप ही उसके ब्रेस्ट तक पहुंच गया और उसे वो प्रेस करने लगा, जिससे रूही मौन करने लगी। उसकी सिसकियां धीरे धीरे तेज होने लगी थी, जो केविन के अंदर के जानवर को जगाने के लिए काफी थी। केविन थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा और उसने अपनी शर्ट उतार कर फर्श पर फेंक दी और रूही की शर्ट को भी निकालकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और वापस से उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन को चूमने लगा और साथ ही साथ वो उसे लव बाइट्स भी दे रहा था। गर्दन से होते हुए उसके कॉलर बोन से उसके ब्रेस्ट तक आ पहुंचा। वो उसकी बॉडी के हर एक हिस्से पर अपने प्यार की निशानी छोड़ रहा था, जिससे रूही की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब केविन से अपनी बॉडी में बढ़ती हुई गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, तब उसने रूही के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर हौंकते हुए वो बोला, मुझसे अब और खुद पर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा और मैं तुम्हारी परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ता चाहता, इसीलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इससे आगे बढ़ूं तो मैं नहीं बढ़ूंगा। इतना कहकर वो रूही पर से उठते हुए उसे ब्लैंकेट ठीक से ओढ़ने ही वाला था कि रूही ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस से अपने ऊपर खींच लिया। केविन इसके लिए रेडी नहीं था, जिससे वो सीधा रूही पर ही आ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, रूही ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। केविन कुछ सेकंड तक तो उसे हैरानी से देखता ही रह गया और जैसे ही वो अपने सेंस में वापस आया तो वो भी उसे किस करने लगा। उसे समझ में आ गया कि रूही ने उसे आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी थी। एक लॉन्ग डिप पैशनेट किस के बाद वो दोनों अलग हुए।
केविन ने अपने चेहरे को रूही के कान के पास ले जाकर उससे प्यार से कहा, 5 साल बाद आज पहली बार हम एक दूसरे के इतने करीब आए हैं। हो सकता है कि तुम्हें इससे थोड़ा पेन हो, बट डोंट वरी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें किसी भी तरह की चोट ना पहुंचाऊं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए केविन ने एक नजर रूही की तरफ देखा, जो अपनी आंखों से ही इशारा करते हुए उसे समझा रही थी कि हाँ, उसे उस पर पूरा भरोसा है। उद्धरण चिन्ह। रूही की आंखों में अपने लिए भरोसा देख केविन ने प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर लिया। धीरे धीरे केविन ने उन दोनों के बाकी कपड़ों को भी उनकी बॉडी से अलग कर दिया, और कुछ देर बाद ही उस कमरे में रूही की सिसकियां और आहें सुनाई देने लगी थी। ऐसे ही उन दोनों के प्यार की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वही मॉल में परिधि, परी और रियांश की सेक्रेटरी दिशा तीनों मॉल में शॉपिंग करने आए थे। लेकिन परिधि और परी दोनों के चेहरे को देख कोई भी समझ सकता था कि वो दोनों कितनी चिड़ी हुई है। दरअसल जब से दिशा ने रियांश को पहली बार देखा था, तब से ही वो उसके हैंडसम चेहरे और पर्सनैलिटी पर मरमिटी थी। वो किसी ना किसी बहाने से रियांश के नजदीक जाने की कोशिश जरूर करती थी, लेकिन रियांश भी कोई दूध पिता बच्चा नहीं था जिसे उसकी हरकतें समझ में ना आए। लेकिन फिर भी वो उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि वो जानता था कि वो कैसी भी हो, लेकिन अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस रहती थी और काफी प्रोफेशनल भी थी। वो उसके काम को काफी एडमायर करता था, बस इसीलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करता था। लेकिन दिशा को ये गलतफहमी हो गई कि उसका बॉस उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुके हैं, इसीलिए उसे उनसे कभी कोई डांट नहीं पड़ती, और इसी घमंड में वो बाकी फीमेल एम्प्लॉइज को अपने नीचे समझती थी। यहां तक कि उसने ये तक अफवाह फैला दी थी कि उनके बॉस यानी रियांश कपूर उसे मन ही मन पसंद करते हैं। कुछ एम्प्लॉइज ने उस अफवाह को सच मान लिया था, तो कुछ एम्प्लॉइज को पता था कि उनका बॉस कितना खतरनाक है। वो किसी डेविल से कम नहीं था, जिसे अगर गलती से भी किसी ने उकसा दिया तो वो उस शख्स की जान लेने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता। ऐसा इंसान जिसका ऑरा ही काफी था अपने आसपास के लोगों को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दे। भला ऐसा इंसान किसी मामूली लड़की जो कि उसे सिड्यूस करने की फिराक में रहती है, वो उसे पसंद करेगा? कभी नहीं, वो ये बात मान ही नहीं सकते। लेकिन दिशा को उनकी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी गलतफहमी में ही हवा में उड़ने लगी थी। लेकिन जब से रियांश परिधि और परी को भी अपने साथ ऑफिस कहे लगा था, और जैसे वो परिधि की केयर करता था, उसे देख हर कोई हैरान था, और उन्हें सच में ये लगने लगा था कि वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह ही है, एक परफेक्ट फैमिली। यहां तक कि उन्होंने है तो मन ही मन परिधि को अपनी लेडी बॉस तक में लिया था, वरना उनका जल्लाद बॉस किसी लड़की की केयर करे ये तो सपने में भी नहीं हो सकता था। इसीलिए वो सब परिधि से बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करते थे, और जैसा कि परिधि का नेचर था, वो आसानी से हर किसी के साथ घुल मिल जाती थी। बस लोग उससे अच्छे से बात करें तो वो भी उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी जितनी कि आप उसे देते हो। कोष्टक। परिधि के ऑफिस आने के बाद से ही दिशा वहां के लोगों की नजरों में किसी मजाक से कम नहीं रह गई थी, और तब से ही वो परिधि को अपना दुश्मन मान बैठी थी। लेकिन रियांश के होते हुए वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी, पर आज उसे वो मौका मिल गया था जिससे वो परिधि को नीचा दिखा सके, उसे बुली कर सके, उसे सबके सामने शर्मिंदा कर सके। और उसीलिए जब भी परिधि को कोई ड्रेस पसंद आती या कोई हिल या फिर कुछ और, तो हर बार दिशा बीच में अपनी टांग अड़ा देती, और उन चीजों में कोई ना कोई नुक्स निकालकर या फैशन से रिलेटेड बात करके वो शॉप के एम्प्लॉय के सामने इनडायरेक्टली उनका मजाक उड़ाती, या अपनी बातों ही बातों में उसे ये एहसास दिलाती कि वो कपूर खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है, वो इतने बड़े बिजनेस टायकून रियांश कपूर की वाइफ बनने के काबिल नहीं है। दिशा की ऐसी बातें और उसके पीछे के उसके इंटेंशन के बारे में परिधि को भी अच्छे से समझ में आ रहा था। उसकी हरकतें भले ही किसी छोटे बच्चे की तरफ हो, और उसका दिमाग भी काफी स्लो काम करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि दिशा बस अपनी भड़ास निकल रही थी, उसे लोगों के सामने शर्मिंदा करके। अगर उसका बस चलता तो वो अपनी मैजिकल पावर से इस दिशा नाम की चुड़ैल की हमेशा हमेशा के लिए दिशा ही बदल देती। लेकिन फिलहाल वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो मजबूरी में उसे झेल रही थी। वहीं परी भी दिशा के इंटेंशन अच्छे से समझ गई थी कि वो उसके एंजल को जानबूझकर परेशान कर रही थी। अब उन दोनों का भी कोई शॉपिंग करने का मूड नहीं था, स्पेशली तब जब उनके साथ दिशा नाम की चुड़ैल हो। इसीलिए वो दोनों बड़े चिढ़े हुए थे और बेमन से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चलते चलते अचानक ही परी के खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आता है, और वो चलते चलते अपनी जगह पर ही रुक जाती है। परिधि जो कि परी का हाथ पकड़े उसके साथ साथ चल रही थी। अचानक परी के रुकने से वो भी रुक गई, और दिशा जो आगे आगे चल रही थी, जब उसे लगा कि कोई भी उसके पीछे पीछे नहीं आ रहा तो उसने पीछे मुड़कर देखा।
जहां परिधि अपने घुटनों के बल बैठकर परी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से उसे कुछ पूछ रही थी। उसे उनकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसे एक बार जाकर देखना चाहिए, वरना उसका बॉस अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर कहीं उसे इस दुनिया से ही रवाना ना कर दे। ये ख्याल मन में आता ही उसके माथे पर धंधा था। वो जल्दी से उन दोनों के पास गई और बोली, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप दोनों अचानक रुक क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। इसका जवाब परिधि देते हुए बोली, वो ना परी को वॉशरूम जाना है तो तुम कुछ देर यही रुको, मैं उसे वॉशरूम लेकर जाती हूँ। इतना कह बिना दिशा के बोलने का वेट करे परिधि ने परी का हाथ पकड़ा और उसे वहां ले गई। दिशा चिढ़ते हुए उन दोनों को तब तक देखती रही जब तक कि वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। थोड़ी देर बाद परिधि और परी वापस दिशा के पास आ गई। दिशा उन दोनों को देखकर एक झूठी मुस्कान देते हुए बोली, तुम दोनों आ गई। दिशा इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले परिधि कंफ्यूज होकर मासूमियत से बोली, हाँ, हम वॉशरूम यूज करने गए थे, ना कि वहां घर बसाने, तो हमें तो वापस आना ही थी ना। दिशा की वो झूठी मुस्कान जैसे जम सी गई। उससे कुछ भी बोलते ही नहीं बन रहा था। वो बस अपने गुस्से का घूंट पीते रह गई। हमें चलकर अब कुछ खा लेना चाहिए, वैसे भी लंच टाइम हो ही चुका है, दिशा ने कहा, जिस पर परिधि ने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। वो तीनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि परी एक बार फिर चलते चलते रुक गई। क्या हुआ बच्चा, आप फिर से क्यों रुक गए? इस बार परिधि ने परेशान होते हुए परी से पूछा, जिस पर परी ने इशारे में परेशान होते हुए कहा कि उसका फोन मिसिंग है। फिर कुछ सोचते हुए उसने उस और इशारा किया जहां से वो दोनों अभी अभी लौटे थे। परिधि उसका इशारा समझ गई और उसने दिशा को वॉशरूम में जाकर परी का फोन वापस लाने को कहा दिया। दिशा मन ही मन परिधि और परी को कोसते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई, जहां उसके अलावा और कोई नहीं था। वो अंदर गई और परी के फोन को बढ़ने लगी, लेकिन उसे परी का फोन कहीं नजर नहीं आया। तभी उसे दरवाजे के लॉक होने की सावज सुनाई दी। वो अचानक ही घबरा गई और दौड़ते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे डोर नहीं खुला। अब वो और भी ज्यादा डर गई और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। वहीं वॉशरूम के बाहर परिधि और परी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्माइल करते हुए एक दूसरे को हाई फाई दिया। परिधि वॉशरूम की ओर देखते हुए चीढ़ कर बोली, चलो टेम्पररी ही सही, लेकिन इस चुड़ैल से पीछा तो छूटा हूं, उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा और परी को देखते हुए उसे गले से लगा लिया। परिधि को तो पहले ही समझ आ गया था कि जरूर इसकी इस नन्ही शैतान के दिमाग में कोई न कोई खुराफाती चल रही होगी, इसीलिए उसने बिना ज्यादा कुछ कहे चुपचाप जो वो कर रही थी उसे वो करने दिया। ये परी का ही आइडिया था जिसमें अब दिशा लोक हो गई थी। परिधि परी को लेकर उसी मॉल के रेस्टोरेंट में ले गई। उन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की डिशेज ऑर्डर की और अपने लंच को एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों मॉल के बाहर निकल गई और कुछ देर पैदल चलने के बाद भी उन्हें आसपास कोई टैक्सी नहीं दिखी, यहाँ तक कि वहां ज्यादातर कोई था भी नहीं, बस इक्का दुक्का लोग ही थे जो पैदल चलकर जा रहे थे। परिधि ने कैब बुलाने का सोचा, लेकिन अचानक ही उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि जमीन हिल रही हो।